दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहां पर हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे हैं और उपसर्ग की हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं पहले भी। सभी क्लासेस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं की हैं तो वहां से कर सकते हैं। बहुत डिटेल में हम लोग उपसर्ग पे चर्चा कर रहे हैं और सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली हैं क्लासेस। आप इस क्लास को औरों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अपने सुझाव, अपने प्रश्न आप जरूर पूछ लीजिएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ के हमसे प्रश्न कर सकते हैं और अन्य जानकारी भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो जरूर जुड़िएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ मिल जाएगा। बैचेस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से आप जुड़ के पता कर सकते हैं जो भी बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं। टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई है, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत शानदार है। आप वहां से जुड़ के उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे हैं, इसकी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब आज की यह क्लास तत्सम उपसर्ग की आखिरी क्लास है, ठीक है ना। यह छठी क्लास है और अंतिम क्लास है तत्सम उपसर्ग की। उसके बाद से तत्भव उपसर्ग हम लोग को पढ़ना रहेगा। वो एक या दो क्लासेस में वो भी खत्म हो जाएगी। तो हमारा कुल मिला जुला के उपसर्ग की क्लास अभी मुश्किल से 2 और क्लासेस होंगी यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद से टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। उसके बाद से अलग अलग टॉपिक जो हमारे बचे हुए हैं उन सभी को देखेंगे, ठीक है ना। सभी को बहुत डिटेल में देख रहे हैं। हम लोग टीईटी के लेवल से शुरू करेंगे और टीजीटी पीजीटी के स्तर तक यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो साथ में बने रहिए, लोगों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ के प्रश्न पूछ सकते हैं। पर्टिकुलर व्यक्तिगत तौर पे भी आप प्रश्न कर सकते हैं अगर आप टेलीग्राम पे ग्राम पे जुड़ते हैं तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग को आज 16वां उपसर्ग देखना है। और आज हम लोग को कौन सा उपसर्ग देखना है? अति उपसर्ग देखना है, 16वां उपसर्ग, ठीक है ना। 16वां उपसर्ग है हमारा अति उपसर्ग, अति, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग अति का अर्थ जानेंगे कि अति का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि अति का अर्थ क्या होता है। अर्थ की अगर बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा अधिक या सीमा से परे, ठीक है ना। जो भी एक सीमा से ज्यादा हो उसको हम लोग अति कहते हैं, ठीक है ना। तो सीमा से परे, ज्यादा, ठीक है ना। आपको पता ही है इसका अर्थ, ठीक है ना। और अगर इसमें हम लोग समास की बात करें कि अति शब्द के जुड़ने से, अति उपसर्ग के जुड़ने से किसी बने हुए शब्द में कौन सा समास होगा, तो प्रायः हम लोग देखते हैं कि जहां पर उपसर्ग जुड़ता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास यहां पर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अब हम लोग संधि की अगर बात करें कि अति उपसर्ग के जुड़ने से संधि कौन सी होगी, तो आपको पता ही है यहां पर दीर्घ संधि हो सकती है। अभी मैं बताऊंगा शब्द में कहां पर दीर्घ संधि होगी, कहां पर यण संधि होगी। यहां पर यण संधि भी हो सकती है और यहां पर संयोग मात्र भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ संयोग भी हो सकता है। यहां पर शब्द आपस में हूबहू ऐसे जुड़ गए हों, कोई परिवर्तन ना किए हों, ऐसा भी हो सकता है। या तो यहां दीर्घ संधि होगी या तो यहां पर यण संधि होगी, ठीक है ना। अब मैं आपको दोबारा नहीं बताने वाला हूं कि संधि और संयोग में क्या अंतर है, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत पहले ये सारी बातें बता दी हैं। अब यहां पर ये बातें हमने जान ली, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर शब्द कौन सा बनेगा, यहां पर तत्सम शब्द ही बनेगा, आपको पता ही है। तत्सम शब्द ही बनेगा क्योंकि यहां पर अति जो है वो तत्सम उपसर्ग है, ठीक है ना। और तत्सम उपसर्गों के साथ तत्सम शब्द ही जुड़ते हैं और जब तत्सम उपसर्ग और तत्सम शब्द जुड़ेंगे तो तत्सम शब्द का ही निर्माण करेंगे, ठीक है ना। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां पर संधि हो रही है तो इसके कुछ नियम भी होंगे, ठीक है ना। दीर्घ संधि, यण संधि यहां पर हो रही है तो इसके कुछ नियम भी होंगे, क्योंकि संधि तो बिना नियम के होती नहीं है। तो वो अलग अलग नियम क्या है अब हमको वो देख लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहला जो नियम होगा वो क्या होगा? सबसे पहला, साथ साथ में लिखते हुए चलें, कुछ विशेष समझने वाला है नहीं इसलिए मैं लिखवाता हुआ चल रहा हूं और थोड़ा बहुत जो होगा मैं समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर यदि अति के बाद
यदि अति के बाद, देखिए यहां पर ता पर छोटी ई की मात्रा है ना, यानी कि क्या है, ई की मात्रा है, तो यहां पर जो भी परिवर्तन होगा वह ई की वजह से होगा, ठीक है ना। ई की वजह से यहां पर ई का अगर कोई दूसरा शब्द जो जुड़ रहा है वह अगर ई से शुरू होगा तो यहां पर इसमें परिवर्तन होगा और यह ई की मात्रा यानी दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। यह परिवर्तन यहां पर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग, यदि ई के बाद ई या ई आता है तो क्या हो जाएगा, तो अति हो जाता है। अति, ता पर जो है बड़ी ई की मात्रा यहां आ जाती है, ठीक है ना। हो जाता है। बात आई समझ में आपको। और जो दूसरा नियम है वह क्या कहता है, अच्छा ई और ई की तो बात हो गई, इसके अलावा और जो स्वर है वो अगर आ जाए तो क्या होगा, तो लिख लीजिए, यदि अति के बाद, अति के बाद अन्य स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर अ के साथ कह रहा हूं, एक मिनट, जो अति में ता है ना वह आधा हो जाएगा, ता आधा हो जाएगा, आ तो रहेगा और यहां पर ता आधा हो जाएगा और यहां पर या जुड़ जाएगा साथ में, और जो स्वर है ना, यह जो दूसरा स्वर है ई या ई को छोड़कर उसकी मात्रा, स्वर की मात्रा, ठीक है ना। अभी हम लोग उदाहरण से इसको देख लेंगे, ठीक है ना। यह बात यहां पर हो जाएगी, यहां पर यह परिवर्तन हो जाएगा। और एक और नियम है, तीसरा नियम है, वह क्या है, यहां पर संयोग होने का नियम क्या हो जाएगा, यदि अति के बाद, अभी सब हम लोग उदाहरण से समझेंगे, ठीक है ना। एक एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, एक एक नियमों पर उदाहरण हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। यदि अति के बाद कोई व्यंजन आता है, कोई व्यंजन आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई बात समझ में, परिवर्तन नहीं होगा। बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं, देखिए अब यहां पर जब अति के बाद ई या ई आ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा, और यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना, दीर्घ संधि। अब जब भी आपको अति शब्द दिखे, ठीक है ना, जहां पर ई की मात्रा आ गई है ता के साथ, और यहां पर शब्द में आपसे संधि पूछ लिया जाए तो वहां पर आपको दीर्घ संधि ही बतानी है, ठीक है ना। हमेशा वहां पर क्या होगा, दीर्घ संधि ही होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अति के बाद यदि कोई ई या ई को छोड़कर अन्य स्वर आ जाए तो यहां पर आधा ता के साथ या और उसके बाद स्वर की मात्रा जुड़ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि, ठीक है ना, यण संधि यहां पर हो जाएगी। और यहां पर जब कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। आई बात समझ में आपको मैं क्या कह रहा हूं। चलिए अब इन सभी के एक एक उदाहरणों, एक एक नहीं ढेर सारे उदाहरणों को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो चलिए यहां पर मैंने लिखा यदि ई आ जाए, ठीक है ना, तो जैसे मैंने लिखा इत, मैंने लिखा इत और इसके साथ मैंने अति उपसर्ग जोड़ दिया, ठीक है ना, मैंने यहां पर अति उपसर्ग जोड़ दिया। तो देखिए यहां पर ता पर छोटी की मात्रा है ना, यहां पर छोटी की मात्रा है और यहां पर इत में भी क्या है, छोटी ई है, ठीक है ना। तो अब देखिए यह दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर बड़ी ई हो जाएगी, ठीक है ना। और जब बड़ी होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, अतीत हो जाएगा, ठीक है ना, अतीत। अब आपको याद आया, जहां पर भी ऐसा कुछ होता है, ऐसी स्थिति बनती है, यहां पर कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि। याद आ गया होगा जब हम लोगों ने दीर्घ संधि में इसको पढ़ा था, संधि की क्लास में मैंने बताया था सब कुछ डिटेल में आपको, ठीक है ना। तो यह अतीत हो जाता है, ठीक है ना। मैंने मान लिया लिख दिया इंद्रिय, यहां पर मैंने इंद्रिय लिख दिया, ठीक है ना।
अब देखिए इसके साथ मैंने अति शब्द जोड़ दिया, अति उपसर्ग मैंने जोड़ दिया। अब देखिए यहां पर ई की मात्रा है ता के साथ और यहां पर भी ई की मात्रा है, ई है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अतीन्द्रिय। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अतीन्द्रिय। ठीक है ना। तो यह बातें हो गई। जब ई आ जाए तो, ठीक है ना, ई आ जाए तो क्या हो जाए, जैसे मैंने एक और शब्द लिखा यहां पर, चलिए एक और शब्द मैं लिखता हूं, ईक्षा। यह तो छोटी ई की बात हो गई थी, ईक्षा मैंने लिखा। अब मैंने अति उपसर्ग इसके साथ अगर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अतीक्षा। ठीक है ना, ई और ई मिलकर बड़ी ई की मात्रा बनाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अतीक्षा हो जाएगा। ठीक है ना, बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं। तो यह हो गई ई की बात। चलिए मैं एक और यहां पर उदाहरण लिखता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं और यहां पर मैंने एक और उदाहरण लिखा जहां पर ई ना आया हो, अन्य स्वर आया हो। ठीक है ना, तो मैंने लिखा अधिक, मैंने अधिक लिखा और इसके साथ मैंने जब अति उपसर्ग जोड़ दिया, अति उपसर्ग जोड़ने के बाद मैंने क्या बताया था कि जब ई या ई को छोड़कर अन्य स्वर आएगा तो यह ता आधा हो जाएगा और उसके साथ या आ जाएगा और उसमें जो है इस स्वर की मात्रा वहां पर जुड़ जाएगी। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं यहां पर अ और ता जब आधा हो जाएगा तो अधत्ता हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, या जुड़ जाएगा और या में इस वाले स्वर की मात्रा जुड़ जाएगी। ठीक है ना, तो छोटा आ है, छोटा आ की कोई मात्रा होती नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर ऐसे ये लिखकर इसको हम लोग दिक को यहां पर लिख देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक। बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और उदाहरण मैं आपको यहां देता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया आचार। अब इसके साथ मैंने अति उपसर्ग जोड़ दिया। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अत्याचार। ठीक है ना, बात आपको आई समझ में, यहां अचार नहीं आचार ही रहेगा। ठीक है ना, आचार, अचार यहां नहीं रहेगा, अत्याचार हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैंने एक और उपसर्ग यहां पर लिखा, एक और मैंने शब्द यहां पर लिखा, मान लिया मैंने लिखा उक्ति। उक्ति मैंने यहां लिखा और इसके साथ मैंने अति उपसर्ग जोड़ दिया और अति उपसर्ग के जोड़ने के बाद आपने देखा यहां पर ई या ई के अलावा अन्य स्वर है तो क्या हो जाएगा, अत्युक्ति। बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं, तो यह अत्युक्ति हो जाएगा। ठीक है ना, अब जैसे यह तो बातें हो गई ई या ई के आने पर। ठीक है ना, और या अन्य स्वर के आने पर, यह सारी बातें हो गई, उदाहरण से हमने देख लिया। अब यहां पर स्वर ही ना हो, व्यंजन हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके कुछ उदाहरणों को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। चलिए मैंने यहां पर लिख दिया शीघ्र। अब जब मैंने शीघ्र लिखा तो आपने देखा यहां पर क्या है, क्या कोई स्वर है यहां पर, नहीं ना, यहां तो शा है, व्यंजन है यह। और जब यह इसके साथ जुड़ेगा, अति के साथ जुड़ेगा यह, तो क्या हो जाएगा, हूबहू इसी तरह से यह जो है आपस में जुड़ जाएंगे और यह क्या हो जाएगा, अति शीघ्र। ठीक है ना, बात आपको आई समझ में। जैसे मैंने लिखा शय, एक शब्द है शय। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने अति उपसर्ग इसके साथ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अतिशय। एक मिनट, यह क्या हो जाएगा, अतिशय। बात आपको आई समझ में। जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहां पर, मैं मिटा देता हूं, एक और शब्द मैंने यहां पर लिखा वाद। इसके साथ मैंने अति उपसर्ग लगा दिया, यहां पर व्यंजन है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, अतिवाद हो जाएगा। ठीक है ना, बात आपको आई समझ में। इसी तरह से गंध के साथ अगर मैं लिख दूं तो क्या हो जाएगा, अतिगंध हो जाएगा। बात आपको आई समझ में। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है,
जैसे मैंने अतिरिक्त, रिक्त के साथ अति लिख दिया तो अतिरिक्त हो जाएगा, अति के साथ क्रमण मैंने लिख दिया तो अतिक्रमण हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपके बन जाएंगे अति के साथ, ठीक है ना। तो उदाहरणों से हमने इसको समझ लिया, अलग अलग जो नियम है उनसे हमने इसको समझ लिया, ठीक है ना। अब हमको अगला उपसर्ग अपना देखना है, हमारा कैवां उपसर्ग हो जाएगा यह, हमने 16वां देखा था। अब 17वां उपसर्ग हमको देखना है, उसको देख लेते हैं। 17वां उपसर्ग है परि उपसर्ग, ठीक है ना। हमको परि के बारे में जानना है, यह एक उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग है, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ की बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ, परि मतलब होता है चारों ओर, परिधि इसी से बना है, ठीक है ना। परिमाप, तो परिमाप परिधि इसी से बना हुआ है, चारों ओर का माप, चारों ओर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, पहला चारों तरफ, चारों ओर या तरफ, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। परि का अर्थ ज्यादा भी होता है, ठीक है ना, ज्यादा भी होता है, अभाव भी होता है, ठीक है ना। इसका अर्थ अभाव भी होता है, और अगर हम परि की बात करें तो विशेष भी होता है इसका अर्थ, ठीक है ना, विशेष। तो ये सारे इसके अर्थ हो जाएंगे। और अगर हम यहां पर संधि की बात करें तो कौन सी संधि हो जाएगी, संधि की अगर हम बात करें तो यहां पर दीर्घ संधि हो सकती है, दीर्घ संधि, यहां पर यण संधि भी हो जाएगी, और यहां पर व्यंजन संधि भी हो सकती है, ठीक है ना। और कुछ नहीं तो यहां संयोग भी हो सकता है, कोई संधि ही ना हो सकता है, यहां पर कोई संधि ही ना हो, ठीक है ना। तो अभी शब्द ऐसे आएंगे, वहां पर हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई संधि की बात। समास की बात अगर हम करें तो प्रायः आप देखते हैं जहां पर भी उपसर्ग लगता है वहां पर कुछ उपसर्गों को जोड़कर सभी जगह पर लगभग अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। तो यह बातें हो गई यहां पर समास और संधि की और इसके अर्थ की। अब जब यहां पर संधियां हो रही हैं तो यहां पर इसके कुछ नियम भी होंगे, ठीक है ना, क्योंकि संधि बिना नियम के नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर उन नियमों को अब हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से इसके नियम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो नियम होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं, यदि परि के बाद, परि उपसर्ग के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाएगा, तो परी हो जाएगा, यहां पर रा पर बड़ी की मात्रा जुड़ जाएगी, ठीक है ना, परी हो जाता है। और यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, आपको पता ही है, जब यहां पर दीर्घ स्वर कोई जुड़ जाता है, आकर मात्रा जुड़ जाती है तो वहां पर दीर्घ संधि भी होती है, ठीक है ना। तो यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरा नियम हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। अब यहां पर ई या ई को छोड़कर यदि परि के बाद, परि के बाद अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर पा के साथ ये जो रा है ना ये आधा हो जाएगा, रा हो जाएगा, और यहां पर या जुड़ जाएगा इसके साथ में, और इसके साथ क्या हो जाएगा, जो स्वर है उसकी मात्रा, स्वर की मात्रा। बात आपको आई समझ में। तो यहां पर यह हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर तीसरा जो नियम है वह क्या हो जाएगा, ये तो स्वर की बात हो गई। अब यहां पर व्यंजन आ जाए तो क्या होगा, यदि परि के बाद व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर
कोई परिवर्तन नहीं होगा, वर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, बात आपको आई समझ में? तो यहां पर कुछ ऐसा है नहीं जो टफ हो। मैं आप बार बार इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक इसी तरह के लगभग सारे नियम हैं। तो यहां पर कुछ विशेष नहीं है कि एक बार फिर से आपको बताया जाए ऐसा, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिखवाते हुए चल रहा हूं और जहां पर समझाने लायक होगा मैं वहां पर चीजों को समझाते हुए चलूंगा, ठीक है ना। फिलहाल यहां पर हम लोग इसको ऐसे देख ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे, चीज़ें जल्दी भी खत्म हो जाएंगी और आपने पढ़ भी रखा है तो विशेष कुछ इसमें और बताने लायक रह नहीं जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर एक और नियम आ जाता है कि यदि ना हो इसके बाद तो क्या होगा। चौथा नियम क्या है? यदि परि के बाद ना हो तो इस ना के जगह पर णा हो जाता है, ठीक है ना। यहां पर यह हो जाएगा, ठीक है ना, परिवर्तन ये हो जाएगा। जैसे परिणाम होता है, परिणाम में जब नाम में जब परि उपसर्ग जुड़ता है परिणाम हो जाता है, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में? अभी हम लोग उदाहरण में देख लेंगे, पहले इन चारों नियमों को हम लोग यहां देख लेते हैं, ठीक है ना। चारों नियम यही है, ठीक है ना। अब इन पर आधारित कुछ उदाहरणों को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर मैं पेन चेंज कर लेता हूं पहले। मैंने लिखा यहां पर ईक्षा। अब जब मैंने ईक्षा के साथ परि उपसर्ग यहां पर जोड़ दिया तो यहां पर रा जो है ना इसके साथ ई है और यहां पर ई है, ठीक है ना। दोनों ये वाला छोटी ई और ये वाला बड़ी ई दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहां बड़ी ई बनाएंगे, ठीक है ना। संधि में मैंने आपको बताया ये बात। जब ऐसा होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा, ठीक है ना, परीक्षा, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में? इसी तरह से परीक्षण भी हो जाएगा। ईक्षण के साथ आप जब परीक्षा परि जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा परीक्षक जो होता है, परिधन ईक्षक आप जब कर देंगे तो वहां पर परीक्षक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपके यहां पर इसके बन जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं ई या ई के अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा आवरण, आवरण लिखा जब मैंने, इसके साथ मैंने परि जो है उपसर्ग जोड़ दिया। अब जब परि उपसर्ग आवरण के साथ जोड़ दिया तो आपने देखा यहां पर क्या हो जाएगा, अन्य स्वर के आने पर यहां पर क्या परिवर्तन हो जाएगा, प के साथ आधा र हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर या जुड़ जाएगा और या के साथ यह वाले स्वर की मात्रा या वर्ण, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा या, और यहां पर आधा रा है ना, तो आधा रा कहां जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। जब आधा रा ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, यह पर्यावरण। बात आपको आई समझ में? चारों ओर का आवरण जो है वही पर्यावरण है। बात आपको आई समझ में? एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, जब रा आधा होता है तो वह ऊपर लगता है और जब रा पूरा होता है तब वह नीचे लगता है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पर लिखा प्रेम। प्रेम में बहुत लोगों को इस बात का भ्रम होता है कि रा यहां पर आधा है, लेकिन ऐसा है नहीं, रा यहां पर पूरा है और प आधा है। इसको अगर अलग अलग करके लिखें तो आधा प के साथ रा और यहां पर ए और म यहां पर जुड़ा हुआ है और साथ में छोटा आ भी लगा हुआ है, ठीक है ना। यह इसका पूर्ण जो है विस्तार होगा अगर इसको हम लोग एक एक वर्ण को अलग करके लिखें तो, ठीक है ना। तो प्रेम इस तरह से लिखा जाएगा। बात आपको आई समझ में? अब यहां पर देखिए रा आधा था इसलिए ऊपर चला गया और यहां पर रा पूरा है इसलिए यहां पर अलग से ही लग गया, ठीक है। जो भी नीचे लगेगा वह जो है पूरा होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा गंगा, गंगा इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है ना। यहां पर गा पूरा है, गा आधा नहीं है, यहां पर अंगा आधा है, ठीक है ना। तो इस तरह यहां पर ये बिंदी नहीं रहेगी, ठीक है ना, अनुस्वार यहां से हटा दीजिए। जो भी आधा होगा वो ऊपर लग जाएगा अगर रा आधा है, और जो भी वर्ण पूरा होता है वो नीचे लग जाता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत लोगों को ये भ्रम रहता है, मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर पर्यावरण हो गया। मैंने लिखा एक और, मैंने लिखा अगर जैसे एक और उदाहरण मैं यहां पर लूं, मैंने लिखा
आप्त। आप्त के साथ अगर मैंने परि जो है उपसर्ग लगा दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, पर्याप्त। यहां पर क्या हो जाएगा, पर्याप्त। बताने की आवश्यकता है क्या, ऐसा क्यों हुआ, ये तो नियम है ना भाई। जब रा के बाद कोई भी दूसरा स्वर आए ई या ई को छोड़कर, तो यहां पर या जुड़ जाता है और उसके साथ यहां पर उसकी मात्रा भी जुड़ जाती है, ठीक है ना। अब बताने की आवश्यकता तो है नहीं, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा एक और शब्द यहां पर अटक, अटक मैंने लिखा और यहां पर मैंने परि उपसर्ग जोड़ दिया, ठीक है ना। परि में अटक में मैंने परि उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, पर्यटक, ठीक है ना, पर्यटक हो जाएगा। पर्यटक हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, घूमने वाला, ठीक है ना, चारों ओर घूमने वाला, ठीक है ना। अटक का मतलब होता है घूमना, ठीक है ना, घूमने वाला, ठीक है ना, घूमने वाला। अटन का अर्थ होता है, क्या होता है, अटन का अर्थ घूमना, ठीक है ना, अटन इसी से बना हुआ है पर्यटन, ठीक है ना, घूमना। और अटक कहते हैं जो घूमता हो, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में, तो यह क्या हो जाएगा, पर्यटक हो जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण थे, जैसे मैंने अंक के साथ अगर पर जोड़ दिया तो पर्यंक हो जाएगा, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप खुद देख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यह कुछ उदाहरण हो गए, जब ई या ई आए तो, जब ई या ई के अलावा अन्य स्वर आ जाए तो ये कुछ इसके उदाहरण हो गए जो हमने यहां पर देख लिया। अब जैसे मैं कुछ उदाहरण लेता हूं जहां पर व्यंजन हो सिर्फ, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने एक उदाहरण यहां पर लिखा, मैंने लिखा यहां पर धाम, एक मिनट, धान। मैंने यहां पर परिधान लिखा, धान लिखा और इसके साथ मैंने परि उपसर्ग जोड़ दिया, तो यहां पर कोई परिवर्तन होगा ही नहीं क्योंकि यहां पर धा है, व्यंजन है, ठीक है ना। अगर यहां पर व्यंजन है तो क्या हो जाएगा, परिधान हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने यहां पर क्रमा के साथ परि जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, परिक्रमा। मैंने भ्रमण लिखा, भ्रमण के साथ मैंने परि उपसर्ग जोड़ दिया तो यह परिभ्रमण हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने चालन के साथ परि जोड़ दिया तो यह परिचालन हो जाएगा, परिचालन हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने परि के साथ णय जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, परिणय हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। भाषा के साथ मैंने जोड़ दिया परि तो क्या हो जाएगा, परिभाषा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं जो आपने यहां पर समझ लिया और इतना पर्याप्त है, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर अगला उपसर्ग हम लोग देख लेते हैं। अब अगला हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा, यह हमारा 18वां उपसर्ग होने वाला है। इसके बाद 2 और उपसर्ग बचेंगे, फिर हमारा तत्सम उपसर्ग खत्म हो जाएगा। तो 18वां उपसर्ग हमारा कौन सा है, हम लोग यहां पर उप उपसर्ग देख लेते हैं, ठीक है ना। उप के बारे में जान लेंगे, महत्वपूर्ण उपसर्ग है, यहां से भी प्रश्न काफी अच्छे खासे बनते हैं, पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो अर्थ इसका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसके अर्थ की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, उप का मतलब हो सकता है छोटा, ठीक है ना। उप का मतलब हो सकता है समीप, नजदीक, ठीक है ना, या फिर समान भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका अर्थ यह तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, उप का अर्थ। अगर यहां पर समास की बात करें तो आपको पता ही है यहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। बात आई समझ में। और यहां पर अगर हम लोग संधि की बात करें, संधि की बात करें तो यहां पर हो सकता है, यहां, एक मिनट, चलिए इसको भी मैं मिटा के फिर से लिख देता हूं। संधि यहां पर कौन सी हो जाएगी, यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी या तो यहां पर गुण संधि हो जाएगी। 2 संधियां हो जाएंगी और यहां पर संयोग भी हो सकता है,
वो अलग अलग नियमों पर निर्भर करेगा, अलग अलग शब्दों पर निर्भर करेगा, मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर संयोग भी हो सकता है। अब यहाँ पर यह हो गई संधि की बात, यह समास की बात, और यह इसके अर्थ की बात, ठीक है ना। अब इसके जो नियम हैं उन नियमों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला नियम है कुछ खास है नहीं जो यहाँ पर और रुक के बताया जाए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे यहाँ पर बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहला जो नियम है, यदि उप के बाद अ या आ जाए हो तो क्या हो जाएगा, यहां पर पा के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो उपा हो जाता है। बात आपको आई समझ में। और यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि, ठीक है ना। अभी मैं आपको लिखवा दूंगा। दूसरा क्या है, यदि यहां पर उप के साथ जो है ई या बड़ी ई आ जाए, यदि उप के बाद ई या बड़ी ई आए तो क्या हो जाएगा, उपे हो जाएगा। यहाँ पर पा पे ई की ए की मात्रा यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो शब्द होगा वो जुड़ जाएगा, ठीक है ना। हो जाता है। अब क्या बचा, आ ई हो गया, ई हो गया, अब उ बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरा नियम क्या है आपका, यदि उप के बाद, एक मिनट, उप के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाएगा, तो उपो हो जाएगा, ठीक है ना। ओ की मात्रा यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां पर उपो हो जाता है, ठीक है ना। तो यह इसके कुछ नियम है। और देखिए चौथा एक और नियम है कि यहां पर ये तो स्वर की बात हो गई, और अगर यहां पर व्यंजन आ जाए, यदि, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, यदि व्यंजन हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात आई समझ में। तो देखिए यहां पर अब देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर आपको पता है क्या हो जाएगा, यहां पर दीर्घ संधि, यहां पर दीर्घ संधि, आ की मात्रा जुड़ जा रहा है ना, पा हो जा रहा है यहां पर, तो दीर्घ संधि यहां पर हो जाएगी। और यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा गुण संधि हो जाएगा, ठीक है ना, गुण संधि। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी गुण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। बात आई समझ में। और यहां पर जब नीचे कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो यहां पर संयोग मात्र हो जाएगा, संयोग, ठीक है ना। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, उदाहरणों को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद से ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने एक उदाहरण लिखा यहां पर, मैंने लिखा अंत, इसके साथ मैंने उपसर्ग जोड़ दिया, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जब उपसर्ग मैंने जोड़ दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, आ या आ के आने पर यहां पर आ की मात्रा पा में जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, उपांत। बात आपको आई समझ में, यहां क्या हो जाएगा, उपांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक और उदाहरण मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा आगम, ठीक है ना। आगम के साथ जब मैं उपसर्ग जोड़ता हूं तो यह क्या हो जाएगा, उपागम। समझाने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल नहीं। मैंने लिखा अर्जन, एक मिनट, मैंने लिखा अर्जन। अब इसके साथ मैंने उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, उपार्जन। ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, उपार्जन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह उदाहरण समझ में आ गया जहां पर आ या बड़ा आ जाए तो क्या होगा, ठीक है ना।
अब दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा इंद्र और इसके साथ मैंने उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, यहां पर उपेंद्र हो जाएगा। बात आपको ही समझ रहे हो। देखिए पा पर एक ही मात्रा यहां पर जुड़ गया, कुछ है नहीं खास बताने के लिए, मैं उदाहरण लिख पाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है ना। और जैसे मैंने एक और लिखा यहां पर उदाहरण, जैसे इच्छा, ठीक है ना। अब इसके साथ जब मैंने उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, उपेक्षा। बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पर यह उदाहरण हो गया, अगर ई की मात्रा हो तो किस तरह यहां पर परिवर्तन होगा। देख रहे हैं ना, यहां पर ए की मात्रा यहां जुड़ जा रहा है। अब जैसे मैंने लिखा एक और उदाहरण यहां पर, और यहां पर मैंने बताया आपको कि मान लिया उ वाला शब्द कोई लिखा हो, ठीक है ना। मैंने लिखा उज्जवल, उज्जवल, इसके साथ मैंने उपसर्ग जोड़ दिया, अब क्या हो जाएगा, यह उपोज्वल। परिवर्तन आपको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। तो यहां पर इस तरह परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर ये तो हो गई परिवर्तन की बात, जब आ ई या उ आएंगे तो किस प्रकार यहां पर परिवर्तन होगा। लेकिन यहां पर व्यंजन हो तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा मैंने यहां पर लिखा कार, और इस कार के साथ जब मैंने उपसर्ग जोड़ दिया तो यह क्या हो जाएगा, उपकार, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं। जैसे योग के साथ मैंने उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो जाएगा, उपयोग। मैंने मान लिखा, मान के साथ मैंने उप लगा दिया तो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। मैंने यहां पर मां लिखा, इसके साथ उप लगा दिया तो क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। मैंने वास लिखा, वास के साथ मैंने उप लगा दिया तो क्या हो जाएगा, उपवास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द उपसर्ग को लगाकर बनाए जा सकते हैं। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत कठिन हो, जो बहुत ज़्यादा समय देकर बताया जाए, ठीक है ना। तो जिस भी उपसर्ग का जितना अधिकार है उसको उतना ही समय हम लोग देंगे, ठीक है ना। उससे ज़्यादा कोई समय हम लोग उसको देने वाले नहीं है। तो आसानी से यह बात समझ में आ गई। अब हमको 19वां उपसर्ग देखना है। अगला जो उपसर्ग है वो 19वां हमारा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सम उपसर्ग के बारे में हम लोग जान लेंगे। 19वां उपसर्ग है कौन सा, सम उपसर्ग, ठीक है ना। सम या कहीं कहीं आपको सन भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना। सन्मुख, ठीक है ना। तो सम्मुख आपको ऐसे बहुत सारी जगहों पे इस तरह लिखा हुआ दिख जाएगा, कहीं कहीं इसको सम्मुख मिल जाएगा और कहीं कहीं सन्मुख लिख जाएगा। दोनों सही है, इसमें कोई भी वो नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर इसके अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो सम का अर्थ क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर संयोग हो जाएगा, ठीक है ना। संयोग या पूर्णता, इसका ये अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर बहुत कुछ है नहीं समझने के लिए, बहुत छोटा सा एक उपसर्ग है। तो हम लोग इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। सम उपसर्ग के जोड़ने पर कौन कौन से शब्द बनेंगे, उन उदाहरणों में इसको समझ लेंगे। बहुत कुछ नहीं रह गया, दो बहुत छोटे छोटे उपसर्ग हैं, दोनों को जल्दी जल्दी हम लोग यहां पर समझकर खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा सम उपसर्ग का एक मैं उदाहरण यहां पर लिखता हूं। उदाहरण में ये लोग इसको हम लोग यहां पर समझ लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा एक शब्द यहां पर तोष, ठीक है ना। तो यहां पर तोष का मतलब होता है प्रसन्न रहना, खुश रहना, ठीक है ना। तो तोष के साथ यहां पर मैंने सम लिखा तो यहां पर क्या हो जाएगा, संतोष हो जाएगा, संतोष हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर सन उपसर्ग लगाने से यह जो है हूबहू इसी तरह से यहां पर जुड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। एक मिनट,
इसमें कुछ खास है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे ही इसके उदाहरणों को सिर्फ देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। मैंने लिख दिया शोधन। अब सब शोधन के साथ मैंने सन उपसर्ग लगाया तो क्या हो जाएगा, हूबहू ऐसे जुड़ जाएगा। एक मिनट, संशोधन। बात आपको आई समझ में, यहां पर क्या हो जाएगा, यह संशोधन हो जाएगा। मैंने गीत के साथ हूबहू ऐसा ही, जब व्यंजन होगा जहां पर आपको पता ही है, मैंने बता रखा है बहुत पहले सारी बातें, जहां पर व्यंजन होगा हूबहू ऐसे चीजें जुड़ जाएंगी। तो सन जो है यहां पर सन उपसर्ग, यहां इसको हटा दीजिए, तो सन उपसर्ग जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यह संगीत हो जाएगा। तो इस तरह से यह हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर मैंने लिखा एक और मैंने शब्द लिखा यहां पर आलोचना, ठीक है ना। अब आलोचना देखिए यहां पर स्वर है ना, और जब इसको स्वर के साथ जोड़ेंगे तो सम जो है इसी आ के साथ जुड़ जाएगा यहां पर, ठीक है ना। तो सम लिखा मैंने और इसके साथ जब इसको जोड़ा तो यहां पर क्या हो जाएगा, समालोचना, ठीक है ना। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत टफ नहीं था ये, इसलिए इसको हमने बिल्कुल भी समय नहीं दिया, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसके कुछ उदाहरणों से इसको हमने समझ लिया। परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, हो सकता है यहाँ पर पूछे जाए, वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपसर्ग नहीं है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उतना ही समय हम लोग दे रहे हैं उसको जितना इसको समय दिया जाए, ठीक है ना। तो यह हमारा जो है 19वां उपसर्ग था, वो हो गया। अब जो हमको देखना है हमारा अंतिम उपसर्ग आज का है, और यह जो है तत्सम उपसर्ग का अंतिम उपसर्ग हमारा है। यह कौन सा है, 20वां उपसर्ग हमारा, और यह हमको देखना है अभि उपसर्ग, ठीक है ना। अभि के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। तो अभि का अर्थ होता है दोनों तरफ, दोनों तरफ या आस पास भी होता है, ठीक है ना। विशेष भी इसका अर्थ होगा, एक मिनट, दोनों तरफ हो जाएगा या फिर विशेष हो जाएगा, ठीक है ना। विशेष इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर ज्यादा इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा। एक मिनट में थोड़ा साफ लिख देता हूं, ये थोड़ा सा गंदा हो गया। अर्थ की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा अर्थ इसका, अरे विशेष, ठीक है ना। और यहां पर क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, दोनों तरफ, इसके ये सारे अर्थ हो जाएंगे। पहले की तरह आपको पता ही है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ संधि हो सकता है, यहाँ पर यण संधि हो सकता है, यहाँ पर व्यंजन संधि हो सकता है, यहाँ पर संयोग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो सकती हैं, मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा, यहाँ पर यण संधि हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि, तीनों में से कोई संधि हो सकती है, हो सकता है यहाँ पर संयोग भी हो जाए। और यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन होते हैं, वो कौन कौन से परिवर्तन हैं उनको हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर देख लेते हैं, फिर इसके उदाहरण को देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अभी मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर चीज़ों को लिख रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी के साथ अगर कोई व्यंजन जुड़ा हो, व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। बात आपको आई समझ में। और यहां पर दूसरा जो नियम है वह क्या कहता है, अभी के साथ यदि क्या जुड़ा हो, ई जुड़ा हो या बड़ी ई आ जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर अभी दीर्घ संधि, यहां पर क्या हो जाएगी, हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगी। और जो तीसरा नियम है वह क्या कहता है, अभी के साथ यदि क्या जुड़ा हो,
अन्य स्वर हो, ई या ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आ के साथ जो भा है वह आधा हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, या के साथ स्वर, ठीक है ना, स्वर की मात्रा, स्वर की मात्रा, ठीक है ना, यह मात्रा लिखा है मैंने, इसको देख लीजिएगा, मात्रा, ठीक है ना। तो यह चीजें यहां पर हो जाएंगी। और देखिए यहां पर अभी के साथ चौथा एक और नियम लिख लेते हैं। अभी के साथ यदि सा है तो यहां पर इस सा का क्या हो जाएगा, यहां पर मूर्धन्य सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें यह परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैंने अब उदाहरण से इसको देख लीजिए, उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। क्या क्या हो जाएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा है नहीं रॉकेट साइंस जो आपको समझ में ना आए, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ। जितने टफ थे, जितने समझ में नहीं आ सकते थे बिना समझाए, उतनों को मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना, क्योंकि ठीक इसी तरह से जितने भी उपसर्ग हैं सबको हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने लिखा भावक, भावक लिखा और इसके साथ अभी उपसर्ग मैंने जोड़ दिया, तो यह क्या हो जाएगा, अभिभावक। यह क्या हो गया, अभिभावक हो गया, ठीक है ना। मैंने लिखा युक्त। अब इसके साथ जब मैंने अभी उपसर्ग जोड़ा तो यहां पर व्यंजन है, कोई परिवर्तन होगा नहीं, हूबहू इसी तरह से जुड़ जाएगा। यह क्या हो जाएगा, अभियुक्त, ठीक है ना। तो ये तो हो गई व्यंजन की बात। बहुत सारे ऐसे हो सकते, अभिसार हो सकता है, अभी के साथ सार जोड़ दिया हमने तो अभिसार हो जाएगा, भूत के साथ अभी जोड़ दिया अभिभूत हो जाएगा, अभी के साथ मुख जोड़ दिया मैंने तो अभिमुख हो जाएगा। चूंकि व्यंजन है तो यहां पर कोई परिवर्तन होगा नहीं, ठीक है ना, हूबहू उसी तरह से जुड़ जाएगा और यहां पर संयोग मात्र हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा यहां पर इष्ट, इसके साथ अभी उपसर्ग मैंने जोड़ दिया, तो आपको पता है अभी जोड़ने से यहां पर ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी, तो यह क्या हो जाएगा, अभीष्ट हो जाएगा, अभीष्ट। एक मिनट साफ लिख देता हूं, अभीष्ट। बात आपको आई समझ में। और यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ईप्सा लिख दिया, ईप्सा मतलब होती है इच्छा या चाह, ठीक है ना। तो अभी के साथ जब मैं ईप्सा लिखूंगा तो अभीप्सा हो जाएगा। चलिए मैं लिख के ही बता देता हूं। मैंने लिखा यहां पर ईप्सा, एक मिनट, मैंने यहां पर ईप्सा, ईप्सा मतलब होता है चाह या इच्छा, ठीक है ना। इसके साथ अगर मैं अभी उपसर्ग लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, अभीप्सा, अभीप्सा, ठीक है ना। तो यहां पर अभीप्सा हो जाएगा, ये सा है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी विशेष इच्छा जब कोई हो तो उसको कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां ई की बात हो गई। अब ई या ई के अलावा कोई और स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसको भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा अर्थी, मैंने लिखा यहां पर अर्थी, और इसके साथ जब मैंने अभी उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी, आधा भाव हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। और उसके साथ या जुड़ जाएगा, उसके साथ यहां पर इसकी मात्रा, तो आ में कोई मात्रा है नहीं इसलिए यहां पर अर्थी हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अभ्यर्थी इस तरह से नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, अभ्यर्थी लिखते हैं, ठीक है ना, जो पूर्णतः गलत है। वर्तनी शुद्धि में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अभ्यर्थी शुद्ध है कि नहीं, तो अभ्यर्थी बिल्कुल गलत है, अभ्यर्थी इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना, या में कोई मात्रा नहीं होगी, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में। जैसे मैंने लिखा उदय, अब इसके साथ जब मैंने अभी उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अभ्युदय, यह क्या हो गया, अभ्युदय, ठीक है ना, अभ्युदय हो जाएगा। मैंने उत्थान लिखा, अभ्युत्थान हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। अभिधन आस मैंने लिखा तो अभ्यास हो जाएगा, आस मैंने लिखा और इसके साथ मैंने अभी उपसर्ग जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, अभ्यास। तो ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो यहां पर जो हमने देखा, हमने सभी तत्सम उपसर्गों को आज देख लिया, खत्म कर लिया। इसके बाद तत्सव
तत्भव उपसर्ग बचेंगे उसको देखना रहेगा। वो 4-5-6 उपसर्ग हैं, उनको एक क्लास में हम लोग जल्दी से समेट लेंगे, खत्म हो जाएगा हमारा वो भी। तो यहाँ तक हमने तत्सम उपसर्ग को खत्म कर लिया। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई सुझाव अगर आपके पास हो तो वो भी आप कर सकते हैं। बैचेस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। सारे टाइम टेबल और सारे जो न्यू अपडेट्स होते हैं एग्जाम्स के वो सभी वहाँ पर आपको अपडेट क्लियर कर दिए जाते हैं, और डेली क्विजेस भी वहाँ पर होती हैं और विषयों की भी, उनसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।